दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी चंदू चैंपियन को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। और ये कहानी दोस्तों रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले मुरली पेटकर की है, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मेडल जिताया था। अब बिना किसी देरी के चलते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत 2017 में सांगली महाराष्ट्र से होती है, जहाँ पर हम पहली बार मुरली पेटकर यानी कि चंदू को देखते हैं, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और फिलहाल तो वे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए आए हैं। अब वहाँ का पुलिस वाला पूछता है कि आपको किसके ऊपर रिपोर्ट करनी है, तो मुरली कहता है कि मुझे इस देश के प्रेसिडेंट के ऊपर केस करना है। अब ये बात सुनकर पुलिस स्टेशन में जितने भी लोग थे शौक हो जाते हैं, जिसके बाद मुरली से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो मुरली कहता है कि मुझे अब तक अर्जुन अवार्ड नहीं मिला। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अर्जुन अवार्ड उसे दिया जाता है जो कि किसी खेल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता है, और ये दोस्तों खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मुरली की बात सुनकर पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें ये पुरस्कार क्यों चाहिए। तो मुरली कहता है कि ये पुरस्कार जिसको भी मिलता है उसके गाँव का बहुत ही ज्यादा नाम होता है, और फिर उस आदमी के नाम पे वहाँ पे सड़कें बनाई जाती है और साथ ही बिजली पानी व रोजगार भी दिया जाता है, और यही कारण है कि मुझे ये पुरस्कार चाहिए। अब ये सुनकर पुलिस वाला कहता है कि तुमने ऐसा किया क्या है कि तुम्हें ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो इस बात पे मुरली कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है, हम देखते हैं 1952 का समय, जहाँ मुरली कांत अभी एक छोटा बच्चा होता है। वह अपने माता पिता और भाई बहन के साथ काफी ज्यादा खुश होता है। अब एक दिन मुरली जब अपने बड़े भाई जगन्नाथ के साथ स्कूल जा रहा होता है, वह देखता है कि गाँव में किसी बंदे ने किसी खेल में गोल्ड मेडल जीता होता है। मेडल मिलने की वजह से उसका लोग बहुत ही ज्यादा सम्मान करते हैं, जहाँ लोग उससे बात करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं। अब ये देखकर मुरली बहुत ही ज्यादा प्रेरित हो जाता है, जहाँ वो सोचता है कि लोग एक गेम्स के बदले कितना ज्यादा सम्मान कर रहे थे उसका, और अब यही बात उसके दिमाग में चल जाती है, जहाँ वो भी मन में ठान लेता है कि एक दिन वो भी चैंपियन बनेगा। अब इसीलिए सबसे पहले तो वो इस बात का पता लगाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा गेम्स का टूर्नामेंट कौन सा होता है। तो उसे पता चलता है कि ओलंपिक ही सबसे बड़ा गेम्स का टूर्नामेंट है। अब ये पता करने के बाद वो भी सोचता है कि वो भी एक दिन ऐसे ही ओलंपिक में जाएगा। मुरली ने ठान तो लिया होता है, लेकिन अभी तक उसे ये पता नहीं होता कि वे किस गेम में ओलंपिक में जाएगा। खैर इसके बाद जब मुरली अगले दिन स्कूल जाता है, तो मास्टर जी सभी बच्चों से सवाल करते हैं कि बड़ा होके कौन क्या बनेगा। तो इस सवाल का जवाब देते हुए कुछ लोग कहते हैं मैं डॉक्टर या इंजीनियर या पुलिस बनूंगा। अब ये जवाब सुनकर मास्टर जी खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वो यही सवाल मुरली से पूछते हैं, तो वह कहता है कि मैं बड़ा होके चैंपियन बनूंगा। ऐसा जवाब सुनकर मास्टर जी तो शौक हो जाते हैं, और साथ ही मुरली के जितने भी दोस्त होते हैं वो उसका मजाक बनाने लगते हैं। जहाँ एक बंदा कहता है कि तू चंदू चैंपियन है। वहाँ पे मजाक उड़ाने की वजह से मास्टर जी तो सबको शांत कर देते हैं, लेकिन बाहर जाते ही मुरली उस बंदे को बहुत ही मारता है और कहता है कि मुझे आज के बाद चंदू चैंपियन करके मत पुकारना। अब इनकी लड़ाई को मुरली का भाई आके जगन्नाथ छुड़ा देता है, जहाँ मुरली अपने भाई को कहता है कि वो मुझे चिढ़ा रहा था। तो जगन्नाथ उसे समझाता है कि तू खुद को चैंपियन कहता है, लेकिन क्या तू खुद को जानता है कि तू किस चीज में चैंपियन है। अब जगन्नाथ कहता है कि वक्त के पहले ढिंडोरा मत पी, पहले उसके लिए तो मेहनत करना सीख, बाकी जो होगा देख लेंगे। अब ये समझाने के बाद जगन्नाथ अपने भाई को एक कुश्ती के क्षेत्र में लेके जाता है, जहाँ वो कहता है कि तुझे सबसे पहले कुश्ती सीखनी चाहिए। अपने भाई की बात मान के वो लोग उस्ताद से बात करने के लिए जाते हैं, जहाँ वो उस्ताद से कहते हैं कि वो लोग उन्हें कुश्ती सिखा दें। जहाँ उस्ताद इनकी बातें सुनकर बच्चा समझ के पहले तो इन्हें भगाता है, लेकिन मुरली की आंखों में जुनून देख के वो अपने पास रखने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो उन्हें कुश्ती सिखाने लगता है। और ऐसे ही समय बीतता है और हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं, जहाँ मुरली अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। और यही हम जान पाते हैं कि इतने साल बीत जाने के बाद मुरली के उस्ताद ने उसे छोटे मोटे दावपेची सिखाए हैं, और इससे ज्यादा उसने अखाड़े के कामकाज उससे करवाए हैं। लेकिन मुरली के अंदर प्रतिभा होने की वजह से वह अखाड़े के लोगों को देख देख के काफी कुछ सीख गया है। अब एक दिन मुरली का उस्ताद कहता है कि हमारे गांव में कुछ ही दिनों में एक कुश्ती प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन मेरे जीजा कर रहे हैं, और उसमें उनका बेटा भाग ले रहा है, जिसे कुश्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता। और तो और मेरे जीजा काफी ज्यादा गर्म मिजाज के हैं, इसीलिए वे चाहते हैं कि उनका बेटा एक ऐसे इंसान से लड़े जिसे कुश्ती में कुछ भी नहीं आता हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि गांव में अपना रुआब बढ़ाना चाहते हैं। अब उस्ताद कहता है कि इसीलिए मैं तुम में से किसी एक को चुनूंगा, जो कि मेरे भांजे से जानबूझ के हार जाएगा। अब जानबूझ के हारने के लिए काफी लोग मना कर देते हैं, क्योंकि गांव में उनकी भी तो इज्जत थी। इसीलिए उस्ताद अब चंदू को ही चुनते हैं, क्योंकि सबके हिसाब से चंदू को कुछ भी नहीं आता। लेकिन जब दोस्तों अगले दिन मुकाबला शुरू होता है, तो दोस्तों चंदू ने इतने सालों में जो कुछ भी देख के सीखा होता है, वह उन सब का इस्तेमाल करके आखिरकार उस मैच को जीत ही लेता है। और ये देखकर सभी गाँव वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जीजा अपने बेटे की हार को देखकर भड़क जाता है, जिसके बाद वह चंदू को बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहने लगता है। और जब मामला हाथ से बाहर हो जाता है, तो अपने आदमियों को चंदू को मारने के लिए भेज देता है। अब इन्हें देख के चंदू भागने लगता है, और भागते भागते हुए पटरी के किनारे ट्रेन पे चढ़ने वाला था, जिसमें उसकी मदद एक सरदार जी करते हैं। अब जीजा के आदमियों से तो चंदू की जान बच जाती है, लेकिन अब वो सरदार पूछता है कि वो लोग कौन थे, तो चंदू अपनी पूरी कहानी उसे बता देता है। अब दोनों एक दूसरे की कहानी सुनने के बाद दोस्त बन जाते हैं, जहाँ वो सरदार चंदू को कहता है कि मैं सेना में
में भर्ती होने के लिए जा रहा हूँ, तू भी कल फॉर्म भर के मेरे साथ वहाँ पे चल। अब अपने दोस्त की बात सुनकर चंदू वैसा ही करता है और उसका फिजिकल तगड़ा होने की वजह से उसका सिलेक्शन सेना में हो जाता है। अब इसके बाद कुछ महीनों की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वह जब एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, वह अपने साथियों को बताता है कि वो ओलंपिक में जाना चाहता है। और ये बात सुनते ही उसका एक दोस्त मजाक बनाने लगता है और कहता है कि ओलंपिक में जाना किसी के लिए मजाक नहीं है। अब ये बात सुनकर चंदू को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तू हंसना बंद कर। लेकिन वो बंदा ये बात सुनकर तो और भी ज्यादा हंसने लगता है। अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। इनकी लड़ाई को होता देखता भी वहाँ पे इनके हेड आ जाते हैं और वह चंदू को दोषी पाके उसे सजा देने लगते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि तुम दोनों के बीच लड़ाई कैसे हुई। तो चंदू अपने हेड को ओलंपिक के सपने के बारे में बताता है, जो सुनकर उसका हेड कहता है कि तुम किस खेल में ओलंपिक में जाना चाहते हो। तो चंदू कहता है कि कुश्ती। अब इस बात पे उसका हेड कहता है कि ओलंपिक में कुश्ती है ही नहीं, लेकिन हाँ बॉक्सिंग है, तुम चाहो तो उसमें ट्राई कर सकते हो। अब अपने हेड की बात सुनकर चंदू को एक नया रास्ता दिखाई देता है, जिसके बाद वो अपने ही फील्ड में अगले दिन से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। और यहाँ पर हम उसके कोच टाइगर को देखते हैं, जो कि मशहूर एक्टर विजय राज सर हैं। अब टाइगर इन सभी को कई महीने तक ट्रेनिंग देते रहता है। कुछ महीने बीत जाने के बाद वो कहता है कि कुछ दिनों में टोक्यो बॉक्सिंग टूर्नामेंट होने वाला है, इसलिए जो भी यहाँ अच्छा लड़ेगा मैं उसे यहाँ सिलेक्ट करके वहाँ लेके जाऊंगा और वहाँ पर अच्छा लड़ने वाले को हो सकता है कि ओलंपिक में भी भेजा जाए। अब इसके लिए टाइगर कुछ बंदों का ट्रायल लेता है, जिसके बाद वे 6 बंदों को सिलेक्ट करके टोक्यो ले जाने के लिए मान जाता है, जिसमें चंदू और उसका सरदार दोस्त भी शामिल था। अब टोक्यो जाने के बाद चंदू काफी अच्छी फाइट करता है और वह टोक्यो टूर्नामेंट को जीत लेता है, लेकिन उसका सरदार दोस्त और बाकी लोग पीछे रह जाते हैं। अब इसी तरह से चंदू और भी ज्यादा मैचेस जीतने लगता है और इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराने के बाद उसका काफी ज्यादा नाम हो जाता है। और इसी बीच उसकी मुलाकात एक नयनतारा नाम की जर्नलिस्ट से होता है, जिसे देखते ही चंदू को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और वो अपने गोल से हटके उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगता है। इसी वजह से जब उसका मैच युगांडा के खिलाड़ी से होता है, वो चंदू उसकी यादों में खोया होने की वजह से मैच को हार जाता है और इस बात को उसका कोच टाइगर भी देखता रहता है। अब इस मैच को हारने के बाद इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, इसीलिए ये लोग इंडिया वापिस आ जाते हैं। लेकिन टाइगर सर को अभी भी गुस्सा होता है कि चंदू की गलती की वजह से इंडिया उस टूर्नामेंट से बाहर हो गई और इसी कारण से टाइगर अब चंदू से बात नहीं करता। और अब इस तरह से समय बीतता और 1965 का समय आ जाता है, जहां अब इनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हो जाती है। तभी टाइगर को ओलंपिक की तरफ से लेटर आता है चंदू ने 2 साल पहले जिस फाइट को लड़ा था, भले ही उस मैच को हार गया था, लेकिन वो समय का एशिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी था, इसीलिए ओलंपिक अथॉरिटी चाहती है कि वो ओलंपिक में भाग ले। लेकिन इस बार ये खत पढ़ने के बाद टाइगर उसका साथ देने से मना कर देता है, क्योंकि चंदू की पिछली गलती को अभी तक नहीं भूला। इसी बीच पाकिस्तानी एयरफोर्स इनके बेस पे हमला कर देती है, क्योंकि ये दोस्तों 1965 का समय होता है। अब इस लड़ाई को जैसे तैसे भारतीय सेना तो जीत लेती है, लेकिन इसमें चंदू का दोस्त सरदार मारा जाता है और चंदू और टाइगर को भी ढेर सारी गोलियां लगती है। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और 2 साल और बीत जाते हैं, जहाँ चंदू अब जिंदा है और 2 सालों के बाद अब वो होश में आया और हमें बताया जाता है कि चंदू को लगभग 9 गोलियां लगी थी, जिसमें से 8 गोलियां तो निकाल ली गई थी और एक गोली काफी अंदर जो कि स्पाइनल कॉर्ड के पास लगी थी, जिसको निकालने पर चंदू लगभग पैरालाइज हो सकता था, इसीलिए उसे अभी तक नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से चंदू ढंग से चल फिर नहीं सकता। और चंदू का जब ये हाल उसके घर वाले देखते हैं तो वह भी उसे एक बोझ समझ के अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं और उसे सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करके वहाँ से अपने गाँव वापिस लौट आते हैं। अपने घर वालों के ऐसे व्यवहार और अपनी हालत को देख के चंदू अपनी जिंदगी से टूट जाता है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए नींद की 30 गोलियां खा लेता है और वह गोली खाने के कुछ देर बाद ही उसे उल्टी हो जाती है। अब ये होने के बाद चंदू के दिमाग में एक बात आती है कि भले ही उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन भगवान उसे मारना नहीं चाहता, क्योंकि पहले गाँव वालों से वो बच गया और फिर वो 9 गोलियां लगने के बाद भी जंग में भी बच गया और अब वो 30 गोलियां खाने के बाद भी जिंदा है। ये सब सोचने के बाद चंदू सोचता है कि वो जीने के लिए कुछ भी करेगा। बहुत दिनों तक सोचने के बाद वो जीने का नया मकसद पा लेता है, जहाँ वो अब स्विमिंग करने का ट्राई करता है। अब हादसे की वजह से चंदू को शुरू में तो स्विमिंग करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन इतनी दिक्कतों के बाद भी प्रैक्टिस जारी रखता है और ऐसे प्रैक्टिस करते हुए कई सारे दिन बीत जाते हैं, जहाँ एक दिन अब उससे मिलने के लिए टाइगर सर आते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि 1965 की जंग के बाद इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। अब टाइगर सर चंदू से उसके सपने के बारे में पूछते हैं, तो चंदू कहता है कि कैसा सपना, मैं तो अब चल फिर भी नहीं सकता, तो फिर मैं अब कहाँ से ओलंपिक में जा पाऊंगा, इसीलिए मैंने अपने सपने को मार दिया। अब ये बात सुनकर टाइगर सर कहते हैं कि ओलंपिक की तरह ही एक दूसरा गेम होता है जिसका नाम पैरा ओलंपिक है, जिसमें तुम्हारे जैसे दुनिया के कई सारे खिलाड़ी भाग लेते हैं और उसमें भी गोल्ड मेडल दिया जाता है। और इस बार टाइगर सर कहते हैं कि भले ही पिछली बार मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया और मैं इस बार तुम्हारा साथ दूंगा और जरूर इस बार तुम कामयाब होगे। ये बात सुनकर चंदू खुश हो जाता है और इसके कुछ हफ्तों बाद चंदू की जमकर प्रैक्टिस चलती है, जहाँ वो देखते देखते अपने दुखों को कुचलते हुए काफी अच्छी स्विमिंग करने लगता है और अपने लोकल एरिया में कई सारी जगहों पर स्विमिंग कॉम्पिटिशन जीत जाता है और इतनी उपलब्धियां देखने के बाद उसका सिलेक्शन
सिलेक्शन पैरा ओलंपिक में हो जाता है, जिसके लिए उन्हें जर्मनी जाना पड़ता है। और जर्मनी पहुंचते ही अगले दिन वहां पे टेररिस्ट अटैक हो जाता है, जिसके चलते ओलंपिक को 1 साल डिले कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी टाइगर सर और चंदू हार नहीं मानते और 1 साल बीत जाने के बाद वह जाके पैरा ओलंपिक में भाग लेते हैं, जहाँ पर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ पे हिस्सा लेने आए थे। लेकिन चंदू की कड़ी मेहनत की वजह से वो इस गेम को जीत जाता है। और यहाँ पर चंदू को पता नहीं होता कि उसने इतिहास को रच दिया है, क्योंकि वो इंडिया का पहला ऐसा खिलाड़ी होता है जिसने पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। आखिरकार चंदू ने अपने सपने को पूरा कर ही लिया। और यहाँ पर चंदू की कहानी खत्म हो जाती है और इंस्पेक्टर साहब चंदू को घर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी कोर्ट के काम के लिए जाना रहता है। और वह जब अपना काम निपटा के वापस लौटता है, उसे भी लगता है कि चंदू की स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए वो अपने पत्रकार दोस्त को चंदू की कहानी बताता है, जो सुनकर वो पत्रकार अगले दिन इस न्यूज को छाप देती है। और ये न्यूज छपते ही देखते देखते लोगों को अब मुरली की स्टोरी पता चलने लगती है। और यह बात कुछ ही दिनों में इतनी ज्यादा फैल जाती है। एक दिन चंदू से मिलने के लिए गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी आते हैं और वह चंदू की स्टोरी जानने के बाद काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम तुम्हें अर्जुन पुरस्कार नहीं दे सकते, जो सुनकर चंदू उदास हो जाता है। पर तभी सेक्रेटरी कहते हैं कि हम तुम्हें अर्जुन नहीं बल्कि पद्मश्री देना चाहते हैं। अब ये बात जानकर चंदू पूरी तरह से खुश हो जाता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अर्जुन अवार्ड से बड़ा होता है पद्मश्री। अब वो दिन भी आ ही जाता है जब राष्ट्रपति के द्वारा चंदू को पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। और जब वह इस सम्मान के साथ अपने गाँव वापिस लौटता है तो लोग उसका बहुत ही भयंकर तरीके से सम्मान करते हैं। और ये देखकर चंदू को अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। वह भी कभी भीड़ में खड़ा होकर इस आदमी को देख रहा था जिसने गोल्ड जीता था। यहीं पर दोस्तों चंदू पेटकर की कहानी दी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको चंदू की कहानी से कितनी ज्यादा प्रेरणा मिली आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।